नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हम अब हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, देखते हैं क्या है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बहुत सारे सवाल हैं। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट आज का जो मेजर टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार इनको करने की कोशिश करते हैं। क्या है प्रश्न? आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास के संबंध में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इट इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन of economic goods and services from one period of time to another period। अच्छा, आर्थिक विकास नहीं है, इसको आर्थिक समृद्धि लिख लो आप। ठीक है, आर्थिक समृद्धि। ओके, ग्रोथ की जगह, विकास की जगह समृद्धि लिखना। अब देखेंगे जरा, अब यहां पर कह रहे हैं कि एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि तक, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में वृद्धि होती है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक वृद्धि का बेहतर माप है। मतलब अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाती है। ठीक है, ये किसको दिखाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को। हाँ जी, तो आप यहां पर देखिए, द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ डिनोट्स एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ओनली। जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, फिर उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए, है ना। चलिए, देखो बेटा, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि की लिख लेते हैं, तो आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है उसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। दोनों के बीच का अंतर समझ लो। ठीक है, डेवलपमेंट कहते हैं यानी कि आर्थिक विकास कहते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि आर्थिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक समृद्धि के बीच अंतर क्या है। देखो जी, जब आपसे पूछा जाए कि आर्थिक समृद्धि क्या है तो आपने लिखना है कि ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज को दिखाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव चेंज मतलब क्वांटिटी में कितना प्रोडक्शन हुआ। जैसे इनकम कितनी इंक्रीज हो गई है ना, इनकम 100 रुपया थी 200 हो गई, तो कोई हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कि 100 चीजें बनाते थे अब 200 चीजें बनाने लगे, तो उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, है ना। लेकिन आर्थिक विकास, अब ये जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे के प्रश्न में आपको करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास, आपको ध्यान रखना है, गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है, क्वालिटेटिव चेंज को दिखाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव चेंज को दिखाता है। तो क्वालिटेटिव चेंज क्या होते हैं? जैसे वेलबींग, वेलबींग मतलब आपका बेहतर स्वास्थ्य, है ना, बेहतर जीवन, है ना, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब चीजें अच्छी हो जाए। हाँ, ये बात जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक मतलब डेवलपमेंट के लिए यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां आपको मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों परिवर्तन होंगे। ठीक है, गुणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मतलब यहां इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है,
प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और बेहतर जीवन स्तर भी होगा। ठीक है, बेहतर जीवन स्तर भी होगा। इज दिस क्लियर टू यू? क्या सबको समझ में आ गई बात? एक बार यस कर दीजिए। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल वस्तुओं सेवाओं इसमें क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, मात्रा में परिवर्तन होता है। अगर मैं देखूं कोई कहते कि मेरी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो हम कहेंगे वहां ग्रोथ हो रही है। ठीक है, याद रखना। इज इट क्लियर? सभी बच्चे एक बार यस कर दें कि हाँ ये कॉन्सेप्ट, हमें जो बेसिक आइडिया है इसका वो समझ में आ गया है। एक बार यस कर दीजिए। ठीक, अब प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टाइम पीरियड में आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। तो यस, देखो जी, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है, तो स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही हो गया। स्टेटमेंट सही हो गया कि नहीं? यहां पर विकास नहीं, समृद्धि, ध्यान रखना। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, देखो आय में वृद्धि, तो आय में वृद्धि क्या आर्थिक समृद्धि दिखाता है? तो स्टेटमेंट ये भी सही हो गया, है ना। फिर देखते हैं, नमस्ते बेटा नमस्ते। आर्थिक वृद्धि केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाती है? नहीं, प्रति व्यक्ति आय में के अलावा भी और भी सूचक है। जैसे अगर मैं कहूं रियल इनकम, है ना, अगर आपकी समृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आपकी रियल इनकम बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? रियल इनकम। और देखो, जब प्रश्न करने का एक तरीका मैं बताता हूं। जनरली जिन शब्दों में जहां केवल इस्तेमाल कर दिया जाए, क्या इस्तेमाल कर दिया जाए? केवल, तो उनमें 95% ऐसे चांसेस रहते कि वो स्टेटमेंट गलत ही होता है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 सही है और ए करेक्ट है। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था। वेलकम बच्चों, वेलकम, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आगे चलते हैं। चलो जी, अब यहां पर लिखा है आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास, वही समृद्धि मान के चलो। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए, पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, उद्यमिता। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां पर पूछ रहा है कि अगर किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? देश का तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे बोलो, तरक्की किस पर निर्भर करती है? तो बताइए, आंसर करिए सब लोग। क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब बहुत सारी पूंजी हम बना लें, संपत्ति बना लें, उस पर? तकनीकी बहुत डेवलप हो जाए, उस पर? उद्यमिता, उद्यमिता मतलब लोगों में उद्योग करने का बहुत सारा, मतलब हम ये कह सकते हैं उद्यमशीलता आ जाए, तो क्या उन पर डिपेंड करती है? बिल्कुल। अब ये बताओ, हमारे देश की तरक्की या हमारे देश की क्या, हमारी खुद की तरक्की किस पर निर्भर करती है? बहुत सारी पूंजी होगी, तरक्की हो जाएगी। हम जो काम करते हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तरक्की हो जाएगी। हमें रिस्क लेने की क्षमता, उद्यमशीलता का मतलब होता है रिस्क लेने की क्षमता, वो ज्यादा होगी तो तरक्की हो जाएगी। तो यस, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया डी। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? डी हो गया आंसर। चलिए, पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण समझते हो? जैसे मुझसे, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, आपके फादर इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, आपके घर में काम करने के लिए बहुत सारे भाई बहन हैं, या आपके चाचा काम करते होंगे, तो सब लोग काम करते करते कुछ पूंजी बना लेते हैं, उसे ही हम पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो देश के संदर्भ में बस ये है पूंजी निर्माण। आ जाओ जरा, पूंजी निर्माण देखिए, इस प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि एक समुदाय अपनी पूरी आय वर्तमान में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर खर्च करता है। देखो, पूंजी निर्माण का मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई कम्युनिटी अपनी आय उपभोग पर, यानी कि जिससे खर्च कर दे। बस जैसे मान लो मेरी सैलरी है, तो मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उपभोग पर खर्च करता हूं, मतलब गाड़ी पे पेट्रोल डलवाता हूं, डीजल डलवाता हूं, बिजली का बिल देता हूं, किराया देता हूं, या ईएमआई देता हूं। तो ये कैसे खर्चे? ये ऐसे खर्चे हैं जो सामान्यतः किस तरह है, ये उपभोग वाले खर्चे हैं। भाई हमने कोई चीज इस्तेमाल करी, उसका खर्चा दे रहा हूं। लेकिन मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो उपभोग नहीं हो। जैसे मान लो मैंने कुछ ऐसा खर्च भी कर दिया जिससे किसी संपत्ति का निर्माण हुआ, है ना।
तो अब यहां पर आप देखो, कह रहा है कि ऐसा समुदाय अपनी पूरी आय, देखो लिखा है पूरी आय वर्तमान में उपभोग, ऐसा उपभोग जिसमें तुरंत ही खत्म हो जाएगी आय, हाँ, उस उपभोग पर खर्च करता है, उसको उससे पूंजी निर्माण होती है। अच्छा जी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचत को, देखिए बचत को पूंजीगत वस्तुओं का मतलब इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। अब जैसे मैं कहूं इन्वेस्टमेंट इन मकान, घर खरीद लिया, तो कैसा है ये, कैपिटल गुड्स है ना। लेकिन मैं किराए पर रहता तो फिर उस कैपिटल गुड्स नहीं बनती वो। इस देश की उत्पादक क्षमता और श्रमिक दक्षता में वृद्धि होती है। इनका कहना है कि किसी भी देश के अंदर अगर पूंजी निर्माण है, पूंजी है, तो हम वहां पर देखेंगे कि वहां पर जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वर्कर एफिशिएंसी है, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी, ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जल्दी से आंसर करिए बच्चों, फटाफट आंसर कर दीजिए। हाँ जी, ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला तो गलत ही कह रहा है कि प्रोसेस किस पर, करेंट कंजम्पशन पर। अगर कंजम्पशन पर खर्च कर दोगे तो संपत्ति कहां से बनेगी, हमें ऐसा खर्च करना जिससे संपत्ति बने, पूंजी बने। सेकंड स्टेटमेंट में वो बात कही जा रही थी कि प्रोसेस बाय व्हिच अ कम्युनिटी इज सेविंग, कम्युनिटी की सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेविंग यानी कि सेविंग्स आर चैनल्ड टू इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। देश की उत्पादक, यानी अब देखो पूंजी बढ़िया है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और हम ज्यादा एफिशिएंट भी होंगे, तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। अब तक सारे बच्चों ने अब तक सही जवाब दिए हैं, सारे के सारे, यानी कि ये सवाल बहुत ही समझ पर आधारित है, ऐसा नहीं कि समझ पर आधारित नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आप आसानी से सवाल कर लोगे। क्वेश्चन देखो बेटा, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में यहां पर पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है, किससे पूंजी निर्माण होगी, किससे पूंजी निर्माण होगा, देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ सेविंग, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब हुआ जो हमारा बचत है उस बचत का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, सेविंग का सही तरीके यानी बचत का ठीक तरीके से निवेश करना। देख लो किससे होगा, बताओ जरा, कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, हमारी पूंजी कैसे बढ़ेगी, बताओ फटाफट आंसर करिए। तो आंसर क्या आया, देखो जी, जब हम पूंजी निर्माण की बात करते हैं, एग्जांपल लो, जैसे मैं अगर कहूं कि मुझे मकान बनाना है ना, मैं कहूं कि मुझे गाड़ियां खरीदनी है ना, व्हीकल खरीदना है, तो ये सब चीजें आप कैसे प्राप्त कर पाओगे, तो ये सब प्राप्त करने के लिए बचत हो, है ना, मेरे लिए तो यही सब पूंजी निर्माण है, बचत होनी चाहिए, है ना, जो सेविंग्स हैं उनका सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए, है ना, और निवेश ढंग से करूंगा तभी तो बचा पाऊंगा इतने पैसे, यस या नो, पूंजी निर्माण तभी तो होगी, तो बचत ठीक तरीके से, बचत का सृजन यानी कि सृजन का मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएट करना, ठीक है, तो बचत का सृजन, क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, ठीक है, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों इसमें सही जवाब हैं, और फिर से आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन फिर से कैपिटल फॉर्मेशन पर ही है, पूंजी निर्माण पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैपिटल फॉर्मेशन पर है क्वेश्चन, देखिए जल्दी से आंसर करिए। कैपिटल फॉर्मेशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट देख लीजिए, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ
कैपिटल फॉर्मेशन depends on saving and effectiveness of financial institution. ठीक है. Second, investment is the essential factor of capital formation. निवेश पूंजी निर्माण का एक आवश्यक कारक है. आवश्यक कारक है. 5 का सी बोल दिया किसी ने. ओके, 5 का सी. हाँ, ये तो कैसा सवाल है बताओ? इजी है क्या? जल्दी से आंसर करो, बताओ मुझे. इज दिस क्वेश्चन इज इजी और नॉट? हाँ, इज इट इजी क्वेश्चन? यस. तो ये हमारे लिए कैसा सवाल है? ये हमारे लिए एक इजी क्वेश्चन है. क्यों इजी है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अभी के लिए देखूं तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन करनी है, पूंजी निर्माण करनी है, तो सबसे जरूरी है कि आप बेहतर निवेश करें, है ना? आपके घर वालों ने भी मकान खरीदा होगा, है ना? जमीन खरीदी होगी, तो वही तो पूंजी बनती है, उसे ही तो इन्वेस्टमेंट मानते हैं. इजी है. यस. और दूसरा देखो क्या कह रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन आपको पूंजी बनानी है तो बचत सबसे जरूरी है. अगर आपको बचत नहीं होगी तो आप पूंजी बना ही नहीं पाओगे. मैं 1 लाख रुपए का काम करता हूं, 1 लाख रुपए खर्च कर देता हूं, तो क्या कोई फायदा है इससे? कोई फायदा नहीं है ना? कोई फायदा नहीं है. तो इसलिए जरूरी है कि आप बचत को ध्यान में रखें. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी स्टेटमेंट भी सही है. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चलिए जरा देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं. दीजिए आंसर. पढ़िए इस आंसर को, क्वेश्चन को पढ़िए. ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं. बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर होने के बावजूद भारत में कम विकास दर का मुख्य कारण क्या है? अच्छा जी, क्या कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हाई रेट ऑफ सेविंग भी है. ध्यान से सुन लो, सेविंग रेट जो है वो ज्यादा है, और अगर देखा जाए, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन भी ठीक ठीक है, यानी कि लोग कैपिटल भी बना लेते हैं, है ना? कैपिटल फॉर्मेशन भी ठीक है, बट रिजल्ट है लो ग्रोथ रेट. इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं, ये बिल्कुल वैसे जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि यार आप ना, आपके पास पैसे भी खूब बच जाते हैं, आपके पास खूब संपत्ति भी है, लेकिन फिर भी आपकी तरक्की नहीं हो रही. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है ना? अब जरा मुझे ये बताओ, इस अगर स्टेटमेंट का ये मतलब है तो क्या है इसका? इसमें से क्या ऑप्शन, क्यों ऐसा हो रहा है? हाई बर्थ रेट ज्यादा है, लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, विदेशों से सहायता कम मिल रही है, वित्तीय सहायता. ठीक है, ओके. लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. देखते हैं कितने लोग बता देते हैं. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछे कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या मतलब क्या है, तो हम लिखेंगे कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं पूछूं पूंजी कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूंजी, देखो, उत्पादन
हेतु पूंजी की आवश्यकता। अब निकालो मतलब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मुझे 1 चम्मच बनानी है ना, ठीक, 1 चम्मच बनानी है, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छा मानोगे आप, या लो कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छा मानोगे? देखें कौन सी चीज अच्छी मानते हो आप। सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसी ने लिखा, वापस से मुझे बताओ, अगर आप चम्मच प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप क्या चाहते हो? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो हो या लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो? हाँ, क्या चाहोगे आप? अगर आप चम्मच बनाने के व्यापारी हो या चम्मच बनाने की फैक्ट्री हो आपकी, तो आप क्या चाहोगे कि आप हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो आपके उद्योग में हो या लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो? हाँ, तो यहां से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो आपके प्रोडक्शन के लिए क्या अच्छा है। तो लोगों ने कहा कि आप हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो चाहोगे। तो अब यहां पर आपको इस चीज को समझना है, अगर लो कैपिटल आउटपुट रेशियो है तो इसका सीधा मतलब है लो कैपिटल। लो कैपिटल मतलब कम पूंजी, कम पूंजी, ठीक है। लो कैपिटल कम पूंजी और उत्पादन अधिक। ये है नाम, देखो ना, कम पूंजी, पूंजी कम लगेगी, उत्पादन ज्यादा होगा। बोलो। हाँ, इसका देखो, अब देखो हम कंफ्यूज हो रहे थे। हम हाई कैपिटल, हाई कैपिटल लगाओगे तो मतलब अगर किसी के उद्योग में लो कैपिटल है तो मतलब कम पूंजी में भी ज्यादा बना लेता है वो, है ना। और अगर मैं हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा तो मतलब उच्च पूंजी लगेगी, बोलो, और उत्पादन कम होगा, बोलो। अब समझ में आई बात, बोलो। तो अगर मान लीजिए किसी कोई 100 रुपया डाल के 500 का काम कर रहा है, हम 100 रुपया डाल के 110 का काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को कहोगे लो कैपिटल आउटपुट, कि पूंजी ज्यादा लगती है, आउटपुट कम आता है। और नीचे, सॉरी, हाँ, मतलब ऊपर वाले को कहो मतलब पूंजी कम लगती है और आउटपुट ज्यादा, और नीचे वाले को क्या कहोगे कि पूंजी कम लगे, पूंजी ज्यादा लग रही है और आउटपुट उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब कि हम पूंजी ज्यादा डालते हैं। तो अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा तो आपकी लाभप्रदता प्रॉफिटेबिलिटी उच्च होगी या कम होगी? बताओ, ये बढ़ेगी या कम हो जाएगी? जल्दी से आंसर करिए। उच्च होगी या निम्न होगी, नीचे चली जाएगी? हाँ जी, तो हमारी लाभप्रदता कम होगी, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि बचत भी खूब होती है, पूंजी निर्माण भी खूब होता है, लेकिन ग्रोथ रेट कम रहती, क्योंकि उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात है यहां पर। और ऐसा क्यों होता होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो, तकनीकी कमजोर हो, निवेश महंगा हो, है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो उनकी वजह से यहां पर, यस, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। अब क्लियर हो गया सबको कि लो अच्छा होता है, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छा है, वहां पर कम पूंजी लग रही है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। यस, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया हुआ है कि देश में आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से होगी। ठीक है, कोई देश है उसमें आर्थिक समृद्धि निश्चित रूप से होगी अगर
विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, तो उस देश की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस इन द टेक्निकल एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। फिर कहते हैं देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स देश में एक्स में वर्ग जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो किसी देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो उस देश की ग्रोथ होगी ही होगी। एक्स में पूंजी निर्माण हो रहा है, किसी देश में पूंजी निर्माण बढ़ रहा है, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, ठीक है, तो भी तरक्की होगी ही होगी। विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, अगर आपका ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड बढ़ रहा है तब आपकी आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देखें जरा, अमित ने सी आंसर दिया है। अमित का मानना है कि अगर किसी देश में पूंजी निर्माण हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट। तो देखो इस तरीके के हम कैसे समझे, आप सोच कर देखो, अगर मैं अपनी तरक्की से इसे खुद से जोड़कर देखो, इसे अगर कोई व्यक्ति है ना, तो किसी भी ह्यूमन का ग्रोथ जुड़ा है उसके कैपिटल फॉर्मेशन से, ठीक है, ध्यान रखना, पूंजी निर्माण से। अगर मेरा पूंजी निर्माण होगा ना, अगर आप जैसे मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, एसेट हो, खूब घर हो, तरक्की होगी, आप उसका सही इस्तेमाल करना जानते हो बस। लेकिन हमारे पास बहुत सारे घर में, परिवार में लोग हो, तरक्की होगी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, हम बहुत सारा व्यापार करते हो तो उससे गारंटीड है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। व्यापार में तो नफा नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन यहां तो पहले ही बना के बैठा हुआ है पूंजी निर्माण, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमें तकनीकी अच्छी मिल गई तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जाएगी, ऐसा नहीं। पूंजी निर्माण मतलब एक तरीके से पहले से ही बहुत पैसा समझ लो आप, है ना, बस वो अलग अलग रूप में रखा हुआ है। चलिए आइए जरा, अब ये देखिए, अभी इस क्वेश्चन डिस्कस किया था, वही आंसर मतलब उसी तरीके का क्वेश्चन है, देख लो। डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग, बचत देखो यहां लिख रहा है ज्यादा है, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज, कह रहे हैं बचत तो खूब है, ठीक है, होने के बावजूद पूंजी निर्माण किसके परिणाम स्वरूप उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पा रहा। तो पूंजी निर्माण तेजी से क्यों ग्रो नहीं हो रहा है, आंसर करिए। ये तो अभी डिस्कस हुआ था, अभी रिसेंट डिस्कस किया है मैंने इसे, कर दो फटाफट आंसर। कमजोर प्रशासनिक मशीनरी, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, निरक्षरता, इलिटरेसी, उच्च जनसंख्या घनत्व, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। देख लो जल्दी से, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, आंसर करिए। वेल डन, बहुत बढ़िया, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो में क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी कि हाई कैपिटल needed to produce 1 यूनिट, यस या नो, बोलो ना, क्या ऐसा ही होगा कि आपको उच्च पूंजी की आवश्यकता होगी किसी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, यस। तो इसलिए दिस इज द रीजन, ये है डी, ठीक है। चलो आइए जरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी इकोनॉमिक वहां पर इसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले ये स्टेटमेंट समझाया गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, बहुत सामान्य सवाल हैं इस टॉपिक के अंदर।
एक वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर, उसको कहते हैं ग्रोथ। सेकंड स्टेटमेंट, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि, किसी की सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, किसी की रियल प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे मानेंगे हम ग्रोथ। ग्रोथ है ना, ग्रोथ। समय के साथ चालू कीमतें राष्ट्रीय आय को बढ़ाती हैं। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस ओवर अ टाइम, ठीक है। ठीक से पढ़ो, ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ शब्द से जोड़कर देखो, पूरे चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर आंसर दो। क्या आपके हिसाब से ग्रोथ क्या है? घर की इनकम बढ़ जाना पहला, दूसरा खुद की इनकम बढ़ जाना, तीसरा फिर से दूसरे तरीके से घर की इनकम बढ़ जाना, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पूरे राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो जाना। ग्रोथ किसको कहोगे? ग्रोथ किसको कहोगे? बोलो भाई। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाना, राष्ट्रीय आय बढ़ जाना। तो जब भी आपको पढ़ाया जाता है, एक टर्म लिखाया जाता है, कभी कभी मैंने अक्सर देखा है, पर कैपिटा इनकम इज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो क्या लिख सकते हैं? प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक समृद्धि का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय से पता चलती है हमें आर्थिक समृद्धि, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 करेक्ट आंसर, 20 का सही जवाब है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहां पर आर्थिक विकास लिखा है, अब सही है ये, ठीक है। अब विकास के सेंटेंस में चलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जल्दी से। इकोनॉमिक सर हिंदी में विकास है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था कि वो समृद्धि जाना है, विकास नहीं जाना है, ठीक है। अब हमने देखो, जब यहां पर ग्रोथ है तो समृद्धि लिखना है इधर, और इधर विकास डेवलपमेंट लिखा है तो विकास लिखना, ठीक है। इज दिस क्लियर? चलिए 10th का आंसर करेंगे। यस, यह केवल राष्ट्रीय विकास को दर्शाता है। ओके ओके, सही से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, यानी इट इंडिकेट्स द नेशनल ग्रोथ ओनली, इसे समाज की भौतिक भलाई में निरंतर सुधार के रूप में परिभाषित किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटीज मटेरियल वेलबींग। मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक इसके कुछ संकेतक हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर फ्यू ऑफ इट्स इंडिकेटर। देखिए क्या ये सही है? किसी ने 10 का सी दिया है। चलिए बी लोग देने वाले आंसर लोगों की संख्या ज्यादा है, ठीक। देखो भाई, आर्थिक विकास एक क्वालिटेटिव अवधारणा है, बताया था, गुणात्मक, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास या केवल राष्ट्रीय विकास को दर्शाता है। नेशनल, राष्ट्रीय विकास की जगह राष्ट्रीय समृद्धि, यानी कि ये केवल गुणात्मक चीजों को दर्शाता है, यहां पर ये चीज कही गई है, ठीक है। तो नेशनल ग्रोथ को दर्शाता है, प्लस
ये नेशनल ग्रोथ के साथ साथ यानी कि वहां पैसों में नेशनल इनकम ये सब तो दर्शाता ही है, लेकिन गुणात्मक यानी कि इसके साथ साथ यानी कि समृद्धि के साथ साथ क्या दिखाता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, वेल बीइंग, है ना, सब कुछ दर्शाता है ना ये, बोलो। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल नेशनल इनकम बढ़ गई, नेशनल ग्रोथ हो गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, नहीं। हमारे देश का अगर कोई कह दे कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वहां इनकम भी बढ़ रही है, वहां शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, वहां समाज का स्तर भी सुधर रहा है, वहां स्वास्थ्य सेवाएं भी सुधर रही हैं, सब कुछ सुधर रहा है। ओके कर दो। और ये स्टेटमेंट यहां पर इसलिए ठीक नहीं है। क्लियर है इतनी बात? बोलिए। हाँ जी। अब आते हैं, इट इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट इन सोसाइटीज मटेरियल वेलबींग। इसे समाज की भलाई, देख लो, शिक्षा सुधरना, स्वास्थ्य सुधरना तो भलाई तो है। यस, यानी कि केवल पैसों में तरक्की नहीं, हर चीज में तरक्की, आसपास सब कुछ बेहतर हो जाए तो हम इसे डेवलपमेंट मान लेते हैं। और डेवलपमेंट किसी देश का मेजर करना है तो उसके लिए कई सारे सूचकांक हैं। तो मानव विकास सूचकांक उसका सबसे बढ़िया सूचकांक है। यूएनडीपी कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता मानव विकास सूचकांक। अब मानव विकास सूचकांक महबूब, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है आगे, उल हक, महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया और यूएनडीपी इसको जारी करती। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये सेकंड और थर्ड सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपको अब देखो क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ना है। आर्थिक वृद्धि को मात्रात्मक रूप में माना जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मेजर्ड क्वांटिटेटिवली वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर्स क्वालिटेटिवली। कहते हैं आर्थिक वृद्धि तो मात्रात्मक रूप से और आर्थिक विकास गुणात्मक रूप से मापा जाता है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन को मापती है, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करती है क्वांटिटेटिव चेंज को, जबकि इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंज आते हैं। देख लो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज आते हैं। क्लास की शुरुआत में ही ये बात बता दी थी मैंने। जल्दी बताओ, आंसर देख रहा हूं मैं आपके। सी आंसर दिया, बिल्कुल। देखो जी, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जहां इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी आपने मात्रात्मक परिवर्तन देखना है, और जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी वहां आपने क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक परिवर्तन को देखना है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है और फिर उसी में कुछ लोगों का गुणात्मक परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि हाँ जी ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक हम समझ गए। लो जी, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह लोगों की स्वतंत्रता और संभावनाओं को बढ़ाकर उनकी भलाई में सुधार करने का प्रयास करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कह रहा है कि अगर किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास है, तो वहां वो लोगों को स्वतंत्रता भी देता है और कोशिश करता है कि
उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है और उनका खूब सुधार हो, जीवन स्तर बेहतर हो, ये कह रहा है। It focuses in increase in economic growth will result in increased happiness for all. यह आर्थिक विकास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे सभी को हैप्पीनेस फॉर ऑल का मतलब सभी कुशल जीवन, बेहतर जीवन जिए। हाँ जी, हाँ, आंसर करिए, बोलिए। इकोनॉमिक या आर्थिक विकास, अब देखो आर्थिक विकास की जगह यहां पर ग्रोथ शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो प्लीज बी केयरफुल, उसके हिसाब से आर्थिक समृद्धि। अब दो आंसर, अब आंसर दो, ठीक करो आंसर को। आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक समृद्धि, है ना? यस। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक समृद्धि पर ध्यान देता है? बोलो। उस आर्थिक समृद्धि से सबके लिए बेहतर जीवन आ जाएगा, हाँ या ना? तो ध्यान रखेंगे कि आर्थिक समृद्धि से मात्रात्मक परिवर्तन आएंगे केवल। बोलिए यस या नो? आर्थिक समृद्धि से मात्रात्मक परिवर्तन आएंगे केवल। कैसे परिवर्तन आएंगे? मात्रात्मक, ठीक है? और आर्थिक समृद्धि से कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। आर्थिक समृद्धि से ऑन द स्पॉट, मतलब स्पॉन्टेनियस मात्रात्मक समृद्धि, फिर हम उस पर और काम करते हैं तो फिर आगे वही गुणात्मक परिवर्तन में तब्दील होता है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सबके लिए हैप्पीनेस चाहिए, तो अगर हम यहां पर देखें तो हैप्पीनेस चाहिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का काम है, उसमें फिर हमें गुणात्मक परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। तो आर्थिक विकास मतलब हिंदी आप ग्रोथ से लीजिए, तो आपको ध्यान रखना है, तो सो दैट ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि आर्थिक समृद्धि। मैं आपसे बता रहा हूं कि इधर से लेकर चलेंगे आप, ग्रोथ यहां लिखा है तो ग्रोथ हम वहां लिखेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? बोल दो फटाफट जल्दी से, यस या नो? कोई दिक्कत है? पहला स्टेटमेंट ठीक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों को मौके देता है, सबका विकास कर, सबकी भलाई करता है, लेकिन ये इसका फोकस ग्रोथ से निकलकर ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है। क्या है इसका फोकस? सभी लोग लिखिए, मानव विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फोकस है मानव विकास। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया, ठीक है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव विकास के कौन से पिलर हैं? मतलब पूछ रहा है मानव विकास के कौन से पिलर नहीं हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर होते हैं, ठीक है? 4 पिलर्स। इनमें से कौन सा पिलर नहीं है? जल्दी से देखिए। प्रोडक्टिविटी, शिक्षा, हिस्सेदारी मतलब इक्विटी, समता और स्थिरता। हाँ जी, बताइए। आंसर करिए, बताएं जल्दी से बताएं। 13 का सी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर होते हैं। पहला प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा। दूसरा इक्विटी, लिख लो, ये भी ठीक है, इक्विटी, है ना?
फिर तीसरा एडुकेशन नहीं, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, ठीक है। और चौथा है सस्टेनेबिलिटी, 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 ठीक है। तो दीज आर, तो इसमें से क्या गलत हो गया बताओ। लोगों ने सी आंसर गलत दिया है, जबकि 13 में बी आंसर है। क्या आंसर है? बी, इट्स नॉट सी। तो हम जाएंगे एजुकेशन इसका हिस्सा नहीं है मानव विकास में। ओके, चलिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स देख रहे हैं आप, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। उधर देख लीजिए, उत्पादकता, वहनीयता, हिस्सेदारी, अधिकारिता। ओके, चलिए। अब यहां पर उत्पादकता से क्या अर्थ है, उत्पादकता से क्या मतलब है? अब एक एक करके उत्पादकता का अर्थ बताइए, चलिए जल्दी से। उत्पादकता का क्या अर्थ है? उत्पादकता धन उत्पन्न करने और जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट वेल्थ एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अच्छा जी, यहां मानव श्रम उत्पादकता को संदर्भित करता है। इट रेफर्स टू अ ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब उत्पादकता का मतलब मानव जो काम करता है उसके बदले जो प्रोड्यूस करता है उसका मतलब है यहां पर। हाँ जी, प्रोडक्टिविटी का मतलब तो बहुत सिंपल हो गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज माय प्रोडक्टिविटी, है ना। 1 घंटे में कितने सवाल कर दिए, है ना, 5 सवाल कर दिए, 10 सवाल कर दिए, 20 सवाल कर दिए, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी। कि इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये 20 सवाल कर दिए। दूसरे वाले सर की प्रोडक्टिविटी क्या है, 10 सवाल किए। तो एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी, तो मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरी ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी को दिखा रहा है ना। और इससे ही मैं धन उत्पन्न करता हूं और अपने जीवन स्तर में सुधार करता हूं, इसीलिए तो मैं प्रोडक्टिविटी करता हूं। यस, तो आंसर क्या हो गया? सी, 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, इक्विटी, हिस्सेदारी, इक्विटी, ठीक से देखिए, इक्विटी, इक्विटी का अर्थ क्या है? इट डज नॉट रेफर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेस। यह अवसरों और संसाधनों के उचित वितरण को संदर्भित नहीं करता, ठीक है, उचित वितरण को संदर्भित नहीं करता। इट डज नॉट रेफर, ठीक है, इट डज नॉट रेफर, मैं आप, हाँ, यह संसाधनों के उचित वितरण को संदर्भित नहीं करता, या असमानता, सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित नहीं करता। इट डज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। आप आंसर दीजिए, देखें क्या आंसर देते हैं। बताइए जरा, 15 का डी होना चाहिए। हाँ जी, डी, डी, अच्छा जी, और आंसर करिए। ठीक है, ठीक है। पहली चीज, आप क्या चाहते हैं, सोसाइटी कैसी हो? असमानता, सामाजिक न्याय के मुद्दे को संबोधित नहीं करता? नहीं, ऐसा थोड़ी ना, संबोधित करता है। हम चाहते हैं कि भाई असमानता ना हो, हम चाहते हैं सामाजिक न्याय हो, है ना। तो संबोधित नहीं करता इज नॉट अ राइट वर्ड, बिल्कुल करता है संबोधित, तो इसीलिए ये गलत है। तो ये तो गया। पहले वाले स्टेटमेंट में
आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका डेवलपमेंट होगा तो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास का लाभ है ना, ठीक है, विकास का लाभ है, जो भी विकास का लाभ है उसको यहां पर दर्शाया गया है कि वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसे आप क्या कहते हैं आजकल, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, समावेशी विकास। बोलिए, समावेशी विकास कहते हैं कि नहीं कहते, बताइए। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर केवल अवसरों की ही बात की गई, संसाधनों की बात की गई, नहीं, वो ये कहता है कि जब देश का विकास हो तो उसमें सबको उचित हिस्सेदारी मिले। अब ऐसा ना हो कि खाली नौकरियों में हिस्सेदारी, संसाधन में हिस्सेदारी, इतनी सीमित अवधारणा नहीं है इसकी। इसकी अवधारणा यहां पर थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो अवसर के अंदर तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मेरी बात को समझिए, यहां जो इक्विटी का मतलब है वो चाहता है कि जो भी डेवलपमेंट हो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, खाली खाली काम का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, है कि नहीं, काम का डिस्ट्रीब्यूशन ना होगी, खाली काम काम बांट दिया बस। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि केवल यह संसाधनों और अवसरों को ही प्रदर्शित नहीं करता, बिल्कुल सही है, ये विकास में सबको हिस्सेदारी देने की बात करता है कि अगर स्ट्रीट लाइट लगी तो ऐसा नहीं कि स्ट्रीट लाइट को कुछ लोगों को ही लाभ मिले, सड़क बने तो कुछ लोगों को लाभ मिले। देखो, संसाधन और अवसर तो सबको मिलने चाहिए, लाभ भी तो मिलना चाहिए। यहां बात हो रही है कि लाभ सबको मिले। इज इज क्लियर कि भाई देश तरक्की कर रहा तो काम तो सबसे करा लिए, लेकिन जब तरक्की हुई तो उसका लाभ लाभ एमंग सबके साथ फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इज इज क्लियर टू यू? काम काम नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि काम डिस्ट्रीब्यूट, कि तुमने काम कर दिया, इन्होंने काम कर दिया और जब देश की तरक्की हुई तो तुमको तो पेमेंट मिल गई, चलो हट जाओ, नहीं, उससे जो भी कमाओ, जो भी करो, सबके साथ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि अवसरों और संसाधनों की जगह यहां पर डेवलपमेंट यानी कि विकास का फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए, जो बेनिफिट्स हैं उनका, ठीक है। तो बेनिफिट्स टू ऑल सोसाइटी होना चाहिए, दैट्स वाई यहां पर बिल्कुल सही लिखा है, संदर्भित नहीं करता। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सामाजिक न्याय और असमानता को बिल्कुल संबोधित करता है, इसलिए ये गलत है। तो हमारा आंसर हो गया केवल एक, पहला आंसर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सततता। इसका अर्थ क्या है? सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? दीजिए आंसर। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? आंसर करो बेटा। बोलिए। करिए आंसर जल्दी जल्दी। सस्टेनेबल क्या है? सतत विकास सुनते हो, उसमें पढ़ाते हैं ये सब डिफिनीशन। भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। इट इज एबिलिटी टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास का लाभ पर्यावरण की कीमत पर नहीं उठाया जा सकता। आप विकास या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को डैमेज करके नहीं प्राप्त कर सकते। इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के लिए निर्णय लेने में समान भागीदारी की आवश्यकता है। हाँ जी,
हाँ जी, देखो भाई, दो तरीके के आजकल विकास चर्चा में रहते हैं। एक इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है बेनिफिट्स टू ऑल सोसाइटी, मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल सोसाइटी एंड बेनिफिट्स टू ऑल सोसाइटी। कंट्रीब्यूशन भी सबसे लेंगे और बेनिफिट भी सबको देंगे, इसको बोलते हैं समावेशी विकास। लेकिन दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा विकास, ऐसी तरक्की जिसमें प्रेजेंट की समस्याओं को, प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करना है विदाउट एनी हैम्परिंग द फ्यूचर रिसोर्सेस। भविष्य के जो संसाधन है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो जिससे आगे आने वाली जनरेशन या जो पीढ़ी है वो ठीक तरीके से ऑपरेट कर सके, है ना। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट कि सस्टेनेबल का मतलब है कि पानी को इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी ही खत्म हो जाए। एनर्जी का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि भविष्य की पीढ़ी के लिए एनर्जी ही ना बचे, है ना, ये ध्यान रखना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास का लाभ पर्यावरण की कीमत पर नहीं उठाया जा सकता। यस, आज ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा है और उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग कि अरे ग्लोबल वार्मिंग तो इसलिए है क्योंकि हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया। तो ऐसे डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं जिसमें लोग ही सांस ना ले पाए। बिल्कुल सही है। सतत विकास के लिए निर्णय लेने में समान भागीदारी, बिल्कुल सतत विकास सबके कंट्रीब्यूशन से चलेगा ना, अकेले तो कुछ नहीं होगा। आपको सोसाइटी में, कम्युनिटी में सबका कंट्रीब्यूशन यहां पर जरूरत होगा। तो डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है डी। अगली हेडिंग बताइए, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का अर्थ क्या है? यह निर्णय लेने की क्षमता देता है। इट इज एबिलिटी टू मेक डिसीजन। यह व्यक्तियों, समुदायों को अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। It enabling individuals and communities to have a greater control over their own lives. देख लीजिए 1 and 2। हाँ जी, 1 and 2। बताइए, 1 and 2 इज करेक्ट आंसर या क्या है सही आंसर? एम्पावरमेंट। अगर हम एम्पावर्ड होंगे तो क्या हम मतलब सशक्त होंगे तो हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। यस। और जब हम एम्पावर्ड होंगे तो वो हमें अधिक अधिकार देगा, जब हम अपने निर्णय खुद रख सकते हैं तो अपनी जीवन के ऊपर भी कंट्रोल हमारा ज्यादा होगा। यस। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। तो इसका सी सही जवाब हो गया कि नहीं? यस। आइए जरा मानव विकास को समझते हैं। एक टर्म होता है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच को हम लोग क्षमता दृष्टिकोण कहते हैं। क्षमता दृष्टिकोण का जो कॉन्सेप्ट है वो महबूब उल हक से संबंधित है। महबूब कैपेबिलिटी अप्रोच यह शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे संकेतकों द्वारा मानव विकास को मापता है। इट मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंडिकेटर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। करिए आंसर। क्षमता दृष्टिकोण, आपके सोसाइटी में कैपेबिलिटी कब बढ़ती है? जब आपके पास पॉलिटिकल फ्रीडम हो कि हमें कौन सी सरकार चुननी है, तभी तो आपको कैपेबल माना जाएगा। नहीं तो राजाओं के शासन में कहां आपको कोई कुछ मतलब ही नहीं है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आपका जीवन स्तर अच्छा हो, तभी तो आप कैपेबल माने जाएंगे। अगर आपका जीवन स्तर में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, आप यहां तक कि अपनी सरकार को नहीं चुन सकते, तो कैसी कैपेबिलिटी? तो क्षमता दृष्टिकोण का संबंध समझिए, ठीक है। यह दृष्टिकोण महबूब उल हक की तरफ से नहीं था, यह दृष्टिकोण अमर्त्य सेन साहब की तरफ से था। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसलिए यह गलत है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, सभी लोग लिखेंगे कि कैपेबिलिटी अप्रोच किससे एसोसिएटेड है?
द कैपेबिलिटी अप्रोच इज एसोसिएटेड विद अमर्त्य सेन। कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखिए क्षमता दृष्टिकोण से। और क्षमता का संबंध बेहतर जीवन स्तर से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है और पॉलिटिकल फ्रीडम से भी है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। तो यहां पर आंसर हमारा हो गया बी। बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक। सभी लोग आंसर लिखिए। कैपेबिलिटी अप्रोच किससे एसोसिएटेड था? याद रहेगा अगर लिखेंगे ठीक से तो अमर्त्य सेन साहब से। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका संबंध किससे है? पॉलिटिकल फ्रीडम से, एजुकेशन से और शिक्षा हेल्थ से। ठीक है, यस। चलिए अब यहां पर देखिए मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछा है। हर वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी होता है। भारत की रैंकिंग बहुत निचले स्तर पर आती है तो बहुत पूरी दुनिया में उसको लेकर बातचीत होती है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने मानव विकास पद्धति को विकसित किया। इसका लक्ष्य विकास अर्थशास्त्र को जन केंद्रित नीति की ओर ले जाना था। बताइए जरा, बताइए जरा, आंसर करिए। It is published annually by the United Nations Development Program. The economist Mahbub ul Haq developed a human development method, and its goal was to move development economics toward people-centered policy. Yes. तो देखो, जब कभी भी याद रखना, एक ह्यूमन, यहां लिख देता हूं मैं आपको, एक ये लोग ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करते हैं और ये रिपोर्ट यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जारी होती है और इसी में जारी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो डेवलपमेंट वाला आइडिया है, इट इज डेवलप्ड बाय, हालांकि इसमें पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ऐसा इनका क्या काम है? तो इनका ऐसा मानना था कि हम किसी भी देश की तरक्की वहां की जीडीपी, वहां की इनकम से नहीं, बल्कि लोगों की वेल बीइंग से मेजर करें, है ना, उनके बेहतर जीवन से मेजर करें। तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है तो ये लोग ना, आप ध्यान रखेंगे, 3 पैरामीटर्स लेते हैं। उसमें हेल्थ भी है, जिसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, दूसरा नॉलेज और तीसरा इनकम, यानी कि उस व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, उस कंट्री की। तो इनके 3 पैरामीटर पर यह बनाई जाती है। ठीक है, वापस से देख लीजिए, मेजर 3 पैरामीटर्स क्या हैं कि हेल्थ, नॉलेज, पर कैपिटा इनकम, इसके बेसिस पर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, गुणात्मक विचारधारा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि केवल हम एक ही डायमेंशन कवर नहीं कर रहे हैं कि किसी का स्वास्थ्य, किसी का इनकम देख लिया। अब मेरी इनकम मान लो बढ़ रही है तो जरूरी नहीं कि मेरी वेल बीइंग भी बढ़ रही है, मेरा जीवन भी बेहतर हो रहा है। किसी देश में लोगों की इनकम बढ़ रही है, इट डजंट मीन कि वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है और साथ के साथ वहां के लोगों का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये भी ठीक नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी देश में डेवलपमेंट को मेजर करना है तो उस देश के किस चीज को मेजर करिए, तो वहां के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वहां के हेल्थ को देखिए, नॉलेज को देखिए,
वहां की इनकम को देखिए, सारे डायमेंशंस देखिए, आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा है कि यूएनडीपी इसे प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महबूब उल हक साहब ने मानव विकास की पद्धति को विकसित किया, यह भी बिल्कुल सही है। और यह जन केंद्रित लोगों, अब देखो किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग कम आएगा तो गवर्नमेंट वहां की एजुकेशन की तरफ ध्यान देने लगी, हेल्थ की तरफ ध्यान देने लगेगी, और वहां के लोगों की इनकम की तरफ ध्यान देंगे। तो हो गया ना पीपल सेंट्रिक। तो ये भी ठीक है, जन केंद्रित है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो डी इसका सही जवाब हो गया। आ जाइए लास्ट ऑप्शन, आ जाइए देखते हैं क्या है। आइए जरा देखो भाई, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालनी है आपको, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालनी है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालनी है। मानव विकास सूचकांक के 3 प्रमुख आयामों को ध्यान रखता है, कौन सा उनमें से एक नहीं है? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। सेकंड, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा, जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और फिर यहां पर आ गए स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से मैं आपको यहां पर HDI निकालता हूं आपके लिए, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं एक, जिससे कि आप वो आंकड़े यूज कर लेंगे, है ना। और मैं यहां डाल देता हूं इंडिया, है ना। तो आइए, UNDP आ जाओ। अब वो अगर मैं यहां पर देखूं तो UNDP में एक थोड़ा सा समय दीजिए। यस, कोई बात नहीं। कंट्री की रिपोर्ट है, डाउनलोड। चलो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है ना। कंट्रीज रैंक, कई बार ऐसे हो जाता है, हाँ। कंट्रीज रैंकिंग, कंट्री इनसाइट, आ जाओ। आ गया, टेंशन नहीं लेने का, है ना। कौन सी कंट्री है हमारी? इंडिया, है ना। अगर हम इसके हिसाब से चले तो हमें चलना है 130 वाली लाइन पे। ये देखो 134 रैंक है इंडिया की, है ना, 134। तो कॉपी में लिख लो। अब जब 134 रैंक है तो आपको ध्यान रखना है कि ये 134 रैंक में क्या मेजर किए हैं ऐसा, और जिससे कि ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैसी है। आओ जरा देखो, अरे हाँ, देखिए अब यहां पर आपको ध्यान रखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 0 से 1 के बीच मार्क्स देते हैं। तो पहले ये देख रहे हैं कि भाई ये बताओ भारत में औसत कितनी एज होगी अगर आज कोई बच्चा जन्म लेता है, तो 67.7 ईयर्स उसकी बर्थ होगी। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो अनुमानित वो कितने साल की स्कूलिंग करेगा, तो यहां पर 12.6 ईयर्स की स्कूलिंग करेगा, ठीक है। और सारे लिख लो आप, मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.6 ईयर्स,
6.6 साल, ठीक है। फिर यहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस देख रहे हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय सकल पर कैपिटा कितनी है, तो वो भी यहां पर बताई गई है। और इनके हिसाब से भारत एक मिडिल इनकम कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब वहां पर जब हमने देखा तो हमने क्या पाया कि हमें एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी दिखाई दी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी दिखाई दिया, मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग भी था कि नहीं। लेकिन नेट नेशनल इनकम पर कैपिटा की जगह ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा थी। लिख लो, शुद्ध नहीं, सकल, लिख लो, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति। मैं वापस से दिखा देता हूं, देख लो बच्चों कि ये इनका स्कोर है और हमारी जो रैंकिंग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज 134, ओके।